नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक बदस्तूर जारी है। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर अहम चर्चा चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस मीटिंग से पहले और शाह के दौरे से पहले इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम विधायकों के मौजूदा विधायक के कार्ड सरकार तक पहुंचे हैं और लेकर और बहुतों के काटने हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अविनाश, क्या कुछ है? मेरे ख्याल में आप इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और भारी सुरक्षा नजर आ रही है पीछे। बिल्कुल, मुझे आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो प्रचार कार्य हैं उनको हरी झंडी दी। उसके बाद ठीक प्रदेश कार्यालय बीजेपी दफ्तर पर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं सदस्य वो भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। डेढ़ से ऊपर की इस बैठक में तमाम बैठक में चर्चाएं की गई है। साथ ही आज जो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पर पेश किए जाएंगे। तकरीबन 150 विधायक ऐसे हैं जिन पर तलवार लटकी, उन पर भी आज अमित शाह अंतिम मुहर लगा सकते हैं, ताकि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर जिस तरीके से कवायद लगाई जा रही थी, तो उस पर चर्चा होगी, उसके तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है अविनाश, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है, क्या आप इसकी जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें, बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सहित प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और साथ ही कई बड़े जो मंत्री हैं यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही जो पूर्व पहले में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी इस बैठक में मौजूद है। और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, 7 प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा, समझा और जाना किस तरीके हो चुकी है और मीटिंग बेहद, क्योंकि बहुतों को सौगात है और बहुतों के लिए बुरी खबर भी। तो वहीं दूसरी तरफ इतना ही खास नहीं है। 2022 में चुनाव होने वाले विधानसभा की सक्रियता कांग्रेस की बढ़ गई है। फोकस किसान परिवार, क्यों? क्योंकि लखीमपुर खीरी में किसानों के परिवार साथ उन्होंने जिस तरीके मतदान से लेकर परिणाम तक तस्वीरें 4 हैं। तासीर पूरे दौरे की समझने की कोशिश की, किस तरीके से जब यहां से निकली राजधानी लखनऊ से, तो बिल्कुल आम नागरिक की तरह रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। कुली जो होते हैं आपका सामान ढोते नजर आते होंगे। बेहद इनिशियल मुलाकात यहां पर होती है प्रियंका गांधी वाड्रा की कुलियों से, और फिर ट्रेन में सफर करती हैं। ट्रेन के सफर से वो ललितपुर पहुंचते हैं। ललितपुर पहुंचने के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया वो देखने योग्य था। और चौथी तस्वीर आपको भाव विभल कर देगी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम जो पीड़ित परिवार जन हैं उनको सांत्वना देती हुई नजर आ रही हैं, आश्वासन देती नजर आ रही हैं और कहती नजर आ रही हैं कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस खड़ी है साथ में। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर के प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों से संबंधित सवाल हमारे संवाददाता ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से किए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में खाद की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़ी मात्रा में खाद मंगा चुका है, मंगा रहा है। 3 लाख टन का जिक्र यहां पर सूर्य प्रताप शाही करते नजर ये बात आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए। हमारे साथ हैं सर, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से शुरुआत होने वाला है, कितना महत्व है इस आने वाले चुनाव? और यह लगातार हम अपने सदस्यों की क्या बढ़ाते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है।
देश के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा लोकतंत्र का महापर्व, घरों से निकलिए, वोट डालिए। आपकी वोट ही है आपकी ताकत, आपका फैसला ही है परिणाम। पहले मतदान फिर जलपान। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नहीं है। इस समय जो है 5.5 लाख मेट्रिक टन मौजूद है। भारत सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि 2 नवंबर के पहले 17 रैक हम उत्तर प्रदेश को डीएपी का उपलब्ध कराएंगे। लगभग 7 रैक विभिन्न जनपदों के भीतर और अतिरिक्त पहुंची है, जिसके माध्यम से लगभग 55,000 मेट्रिक टन और ज्यादा डीएपी राज्य को उपलब्ध। इसलिए कोई क्राइसिस नहीं है। आवश्यकता अनुसार बरसात एक साथ है, तो इस नाते सब्जी का की व्यवस्था। ललितपुर प्रियंका गांधी गई थी, क्या किस तरीके से? प्रियंका जी के जमाने में तो महीनों डीएपी नहीं मिला करती थी, तब तो कहीं जाती नहीं। और आजकल जो है वो किसी न किसी बहाने कोई न कोई मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुद्दे सफल नहीं है। राज्य के भीतर हम लोग पर्याप्त मात्रा में डीएपी ललितपुर के भीतर भी है। आज की तारीख में 3,000 मेट्रिक टन के करीब डीएपी वहाँ है। कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। जाने के लिए उनको कोई रोकता नहीं है, लेकिन सच्चाई से अलग हट करके वो बात करते। तो ये जिस तरीके से आपने देखा, आज भाजपा का महाअभियान है और अमित शाह पहुंच गए हैं, मंच पर पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। जाहिर सी बात है 2022 को लेकर भाजपा के लिए सदस्यता अभियान का महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। गृहमंत्री अमित शाह ने जहां लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीछे कैसे रहती। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी के तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल ही कर लिया, बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में मतभेद ही नहीं बल्कि मठभेद भी है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सभी विधायकों की टिकट काट लेगी तो भी जीत नहीं पाएगी। अखिलेश ने सवाल पूछा, योगी सरकार ने 4.5 साल लोगों को कौन सा टैबलेट बांटा है। उन्होंने कहा, आज बीजेपी किसान का सफाया चाहती है। किसान मजबूरी में अपनी खेती में आग लगा रहा है। खाद के लिए किसान जान देने पर आमादा है, उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो स्थिति क्या होगी, अंदाजा लगा लीजिए। बड़े नेता समाजवादी पार्टी को मिले हैं, ये जमीनी नेता हैं। इन्होंने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव राजनीति को देखे, न जाने कैसी राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला कर करके यहां पहुंचे। मैं आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं, मैं उनको भरोसा दे मुकाबला कर करके यहां पहुंचे हैं। मैं आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को और उनके साथ सहयोगी साथी हैं, मैं उनको भरोसा दे कि आज जब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, आप पूरा सम्मान रखने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज सबसे संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। जो फसल आज खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में लगा है, लेकिन खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगहें ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और आप जो आदरणीय हरेंद्र मलिक जी आए हैं, उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम, सफाया होना निश्चित है। और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है।
तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टी के नेता वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी आए दिन कोई ना कोई यात्रा निकाल रही है। इसी चुनावी यात्रा के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की यात्रा बिजनौर पहुंची, जहां पर जमा कार्यकर्ताओं ने इस रथ यात्रा का स्वागत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का नारेबाजी करते हुए स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जनता का आभार जताते हुए बताया कि ये रथ यात्रा अयोध्या की नगरी पर जाकर खत्म होगी। तो वहीं प्रदेश सरकार पर बरसते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ये झूठों की सरकार है। उन्होंने कहा कि झूठ के अलावा कोई भी काम प्रदेश में नहीं किया गया। साथ ही कृषि बिल को काला कानून बताते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून लाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए निकाला है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए और इस समय पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से लेकर के किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। जितने भी वादे किए थे सब वादे। वहीं दूसरी तरफ समिति में पहुंचकर किसानों के धान को तौल ना होने को लेकर डिप्टी आरएमओ सहित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। सांसद वरुण गांधी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सुधर जाएं, नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। इस दौरान वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान के लिए कोर्ट जाने तक की बात कही है। वरुण गांधी ने अधिकारियों से कहा, मैं सरकार के पास नहीं जाऊंगा, सीधा कोर्ट जाऊंगा और कठोर कार्रवाई भी करवाऊंगा। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई और आप लोग हर चीज में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है और वो क्या करता है, फिर आप उसको भेजते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक हुई बारिश के कारण बांधों का जल स्तर बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। बड़े जल स्तर से कहीं बांधों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए जब पानी को छोड़ा गया तो गंगा नदी में भी बढ़ोतरी हुई है। बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसे ही गंगा का पानी मैदानी इलाकों में पहुंचा, इसके आसपास इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का असर जिले के गंगा किनारे बसे बहुत से गांवों पर पड़ रहा है, जिसके कारण किसानों की फसल तक तबाह हो गई है। डलमऊ क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में, जिसके कारण बहुत से ग्रामीण बेघर हो गए हैं, पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों को स्कूल और पंचायत घर में पनाह लेनी पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश और बांध के पानी छोड़े जाने से गंगा नदी का स्तर लगातार बढ़ता गया। आज रायबरेली से महज ही 30 किलोमीटर दूर गंगा डलमऊ के गंगा घाट पर देखने को मिल रहा है कि उससे सटे हुए जो तराई एरिया है वहाँ पर पानी इस कदर उत्पात मचा रखा है कि ये जहाँ हम टहल रहे हैं, या आपको पीछे दिखा सकते हैं, ये सारे खेत हैं जहाँ पर फसलें लगी हुई थी जो पानी की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। पीछे कुछ घर भी हैं जो पानी की वजह से इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ गया। लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई और आम जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लोगों की फसलें जो खड़ी हुई थी बहुत बुरी तरीके से उनसे नुकसान हुआ है। यहाँ पर परवर की सब फसल लगी हुई थी और धान की फसलें लगी हुई थी, सभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अमला यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। अब नाव के सहारे जो भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, लोग उसको किनारे कर रहे हैं और अपने अपने दूसरे आशियाने ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए खाने की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। उनके मवेशी भी खाने और रहने के लिए बड़ी दिक्कतों में हैं। अब यहाँ के एक प्रधान हैं जो सब लोग मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं आशियाना दिला रहे हैं। सबसे सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संकट के बाद भी प्रशासन यहाँ पर सुध लेने क्यों नहीं आया। अब देखना ये होगा कि क्या ये अपनी समस्याओं से ऐसे ही जूझते रहेंगे या फिर प्रशासन की कोई मदद करेगा और ये इनकी ज़िंदगी सामान्य तरीके से चलेगी। कैमरा पर्सन अरशद अली के साथ आफ्ताब खान, जनता टीवी, रायबरेली।
कोरोना महामारी के बाद अब डेंगू बुखार की वजह से हर जगह बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। औरैया जनपद भी इससे अछूता नहीं है। डेंगू की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य महकमा पहले ही कर चुका है। अब वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो ग्रामों में डेंगू की चपेट में आए मरीजों को देखने के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीमें ब्लॉक स्तर तक लगाई गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। औरैया जनपद के भाग्यनगर ब्लॉक के ग्राम दौलतपुर गांव में अधिकांश लोग बुखार से पीड़ित हैं। वहीं गांव में जलभराव की समस्या और सफाई की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। गांव में डॉक्टरों की टीम ने बुखार से संभावित 25 लोगों के सैंपल लिए हैं और साथ ही साथ 80 लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं और टेस्ट के लिए सैंपल कानपुर भेजे जा रहे हैं। इस समय डेंगू महामारी की चपेट में आधे से ज्यादा ग्रामीण प्रभावित हैं और बिस्तर पकड़े हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम में साफ सफाई न होने की वजह से और पानी की निकासी न होने के कारण गंदगी और जल भराव से डेंगू ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ये पानी का साफ भराव, इस तालाब का पानी का निकास के लिए साहब कोई जगह नहीं है कहीं पर, और यहाँ पर जल का भराव होता है। इसके कारण साहब बहुत गंदगी और बीमारी से, मच्छरों की वजह से बीमारी से पूरा हमारा मोहल्ला परेशान है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि झल्लू यादव ने बताया कि वहां कोई भी सफाई कर्मी अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। इससे गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे बीमारियां भी फैल रही है। वहीं जल भराव की इतनी समस्या है कि जल निकास नहीं हो पा रहा है। सफाई कर्मी अभी तक कोई नियुक्त नहीं है, जिससे बहुत गांव में गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारियां भी, बुखार, डेंगू, काफ़ी बीमारी से लोग पीड़ित हैं। और जल भराव की इतनी समस्या है कि कहीं कोई भी निकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गंदगी पड़ी हुई है। सफाई कर्मी होता तो उससे सफाई करवाई जाती। अब सफाई कर्मी ही नहीं है, जिससे बात करो एडीओ से पूछो। वहीं सीएमओ औरैया ने डेंगू महामारी की बीमारी पर बताया कि डेंगू बीमारी से निपटने के लिए औरैया स्वास्थ्य प्रशासन तैयार है। जिला लेवल पर हर ब्लॉक के लिए 3-3 स्वास्थ्य टीमें बनाई गई हैं। हमारे यहाँ हर ब्लॉक में 3-3 टीमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी 3 टीमें हैं हमारे पास, बना दी हमने। और जहाँ भी हमें सूचना मिलती है हमारी स्वास्थ्य की पूरी टीम जाती है, वहाँ हम लोग कैंपिंग भी करते हैं। और हमारे मलेरिया, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी हैं, उनकी टीम भी जाती है और वो वहाँ पे हमारे फॉगिंग और स्प्रे सब कुछ करा रहे हैं। साथ में घरों घरों में हमारी टीमें जा कर के चेक करती हैं, कहीं रुका हुआ पानी है, इकट्ठा पानी, वो भी फेंकवा करके सब लार्वा का वो करवाते हैं, नष्ट करवाते हैं। और हमारी कैंप की टीमें जा कर के जो है कैंप करती हैं, जिसमें कि सैंपल लेके हम लोग एलाइजा टेस्ट कराने के लिए, डेंगू के वगैरह के लिए हम कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। कोविड महामारी के बाद अब वर्तमान समय में डेंगू बुखार की वजह से हर जगह त्राही मची हुई है। औरैया जनपद में डेंगू की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। अब वर्तमान समय में ग्रामों में डेंगू की चपेट में आए मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें ब्लॉक स्तर पर लगाई गई है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड बीजेपी के लोग गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उत्सव में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अमित शाह के घसियारी योजना के शुभारंभ पर सवाल खड़े कर दिए। हरीश रावत ने कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, बीजेपी घसियारी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। हरीश रावत ने कहा, घसियारी शब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्हें गृहिणी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। साथ ही कहा, मैं खुद पहाड़ का रहने वाला हूं, मेरी मां एक गृहिणी थी, वहां चूल्हा चौका करती थी, लेकिन उन्हें कभी भी घसियारी नहीं कहा गया। लेकिन आज बीजेपी के लोग घसियारी बोलकर उत्तराखंड की मां बहनों का अपमान कर रहे हैं। मेरी माता बहनें, मेरी माँ पुतला भी चलाती थी, दराती भी चलाती है, काम करती थी, लेकिन हमारी माँ को किसी ने घसियारी नहीं कहा। तो भाजपा तो घसियारी कह रही है। हम कह रहे हैं चाटन वेली बनाओ, घास के कंप्रेस फूड दो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मगर
उसमें जो संबोधन नाम होशियारी का दिया है। तो शब्द कभी कभी सत्ता बदल देते हैं और शब्दों के जाल में उलझाना शुरू कर दिया हरीश रावत ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख कुल 25 प्रस्ताव सामने आए थे, जिनमें से 24 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मोहर तक लगा दी। बैठक में मेडिकल फीस को घटाने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया कि 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया गया है। 4 लाख फीस को घटाकर 1,45,000। सोचिए, बहुत बड़ा मार्जिन है। कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना जाएगा और भुगतान की समस्या का निस्तारण होगा। सत्र को 29 नवंबर देखिए, मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें सबसे उसमें आम आदमी का बच्चा है, हमारी इलेक्ट्रिक बसेज वगैरह थी। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल भी चुप नहीं रह पाए, बोलते नजर आए। राजनीतिक सैलानी करार दे दिया। गणेश गोंदियाल ने कहा, आज उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, बेहतर होता कि अमित शाह हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की यह कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।